हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 चल रही है, जो कि एक लार्ज स्केल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। 2 फेज में कंडक्ट करी जानी है, जिसमें से जो पहला फेज है ये चल रहा है, इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इन्वॉल्वमेंट है और स्पेशल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं पर जो दूसरा फेज है, यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे, साथ में यूएस का B-1 लांसर बॉम्बर इन्वॉल्व होगा, जो कि पहली बार इंडिया में एक एयर एक्सरसाइज में पार्ट लेने वाला है। तो एक अमेरिकन बॉम्बर का इंडियन एक्सरसाइज में पार्ट लेना एक्चुअली बड़ी बात है। तो इस बॉम्बर के बारे में आज हम ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले फेज 2 को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो कोप इंडिया 23 का फेज 2 होने वाला है, इसमें यूएस द्वारा B-1 बॉम्बर और F-15E एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा। तो F-15E या फिर स्ट्राइक ईगल जो एयरक्राफ्ट है, ये एक्चुअली F-15 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है या फिर सबसे लेटेस्ट आइट्रेशन है, इसे F-15EX ईगल 2 कहा जाता है, जो कि इंडिया को ऑफर किया गया है यूएस द्वारा MRFA कंपटीशन के अंतर्गत। तो इंडिया की साइड से यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है, ये Su-30 MKI का है, साथ ही साथ LCA तेजस का भी होगा और रफाल का भी होगा। तो LCA तेजस का भी इस एक्सरसाइज में पार्ट लेना एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि LCA तेजस इस एक्सरसाइज में अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग मिशन में पार्ट लेगा। साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट बॉम्बर माने जाने वाले B-1 लैंसर के साथ भी यहाँ पर ट्रेनिंग मिशन किए जाएंगे। तो ये LCA तेजस के अगेंस्ट भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ ये चाइना के लिए एक सिग्नल भी हो सकता है यहाँ पर B-1 बॉम्बर का इन्वॉल्व होना। खैर, हमारा जो मेन मुद्दा है ये B-1 लैंसर है, तो हम इसके बारे में ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो रॉकवेल इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया B-1 लैंसर एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट ऑलमोस्ट आज से 50 साल पहले हुई थी। एग्जैक्टली बात करें तो ये 1974 में फ्लाई किया था। तो ये एक स्विंग विंग डिजाइन है और अपनी विंग कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है मैक्सिमम लिफ्ट और सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट पहली बार भले ही 1974 में फ्लाई किया हो, लेकिन इसे सर्विस में आते आते 1986 हो गया, यानी कि करीबन 12 साल यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट के बाद सर्विस में इंडक्शन के लिए लग गए। तो इसके पीछे रीजन भी है। पहले इस बॉम्बर को जब बनाया जा रहा था, तब सोचा गया था कि इससे B-58 हस्लर को रिप्लेस किया जाएगा, एक सुपरसोनिक बॉम्बर बनाया जाएगा जो कि मैक 2 की स्पीड पर फ्लाई करने में सक्षम होगा और इस हाई स्पीड के साथ लॉन्ग रेंज मिशंस को परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन फिर फोकस B-2 बॉम्बर पर चला गया, जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला था। तो 1977 में इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया और B-2 पर फोकस करना चालू किया गया। लेकिन फिर से प्रोग्राम को 1981 में चालू किया गया, क्योंकि B-2 बॉम्बर को बनाने में डिलेज हो रही थी। तो जब प्रोजेक्ट दोबारा चालू किया गया, तो शुरुआत में जो पहला प्रोटोटाइप फ्लाई किया था, जो कि B-1A था, उससे काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस किए गए। B-1A एक फास्ट बॉम्बर था, जो कि मैक 2.2 की स्पीड पर फ्लाई करने में सक्षम था और लो एल्टीट्यूड पर मैक 0.8 की स्पीड पर फ्लाई कर सकता था। तो जब दोबारा इसको बनाया गया, तो डिजाइन चेंजेस करके इसकी मैक्सिमम स्पीड को कम किया गया, मैक 1.25 करी गई, जो कि सुपरसोनिक स्पीड तो थी पर लोअर सुपरसोनिक स्पीड थी। लेकिन लो एल्टीट्यूड की जो मैक्सिमम स्पीड है, इसको 0.96 मैक कर दिया गया, जो कि ऑलमोस्ट सुपरसोनिक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनको इम्प्रूव किया गया, साथ में एयरफ्रेम में मॉडिफिकेशन किए गए और यहाँ पर इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई गई और वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई। तो ये जो एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आया, इसको B-1B कहा जाने लगा और यही एयरक्राफ्ट सर्विस में आए यूएस एयरफोर्स के साथ 1986 से, और ये स्ट्रेटेजिक एयर कमांड के अंतर्गत इंडक्ट किए गए थे और ये न्यूक्लियर डिलीवरी रोल के लिए भी सेलेक्ट किए गए थे। तो करीबन 100 के आसपास इन एयरक्राफ्ट के ऑर्डर किए गए थे और 1986 में ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट होना चालू हुए थे और 1988 यानी कि 2 साल में ही सारे 100 के 100 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए गए थे। तो जब आगे चलकर यूएस स्ट्रेटेजिक एयर कमांड को खत्म किया गया, जो कि 1992 में हुआ था, तो इन बॉम्बर्स को मूव कर दिया गया एयर कॉम्बैट कमांड के अंतर्गत, जहां पर ये कन्वेंशनल बॉम्बिंग के रोल के लिए यूज किए जाने लगे। तो इनके द्वारा कई ऑपरेशंस में पार्ट लिया गया और फ्यूचर में इनको रिप्लेस किया जाएगा नॉर्थरॉप ग्रमन के B-21 रेडर से, जो कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो इस एयरक्राफ्ट में 4 जनरल इलेक्ट्रिक के F101 इंजन यूज किए गए हैं, जो कि मैक्सिमम 136 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और इस एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम मैक 1.25 की स्पीड पर पुश कर सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम रेंज है, ये 12,000 किलोमीटर की है, लेकिन अगर आप
ऑप्टिमम पेलोड के साथ इसकी मैक्सिमम रेंज देखेंगे तो ये अराउंड 94 से 9500 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है, अगर 16,800 इनकी 16,800 किलोग्राम का वेपन पेलोड यहाँ पर कैरी किया गया हो। वेपन की बात करें तो यहाँ पर 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट दिए गए हैं और 3 इंटरनल हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में ये एयरक्राफ्ट करीबन 23,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है और इंटरनल हार्ड पॉइंट में करीबन 34,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में ये एयरक्राफ्ट सक्षम है, यानी कि इंटरनली ये ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। तो जो मार्क 82 जनरल पर्पस बॉम्ब है, जो कि करीबन 250 किलोग्राम के बॉम्ब है, ये अपने तीनों हार्ड पॉइंट में कुल मिला जुलाकर 84 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, जो कि 28 में डिवाइडेड होते हैं। वहीं पर GBU-38 जो कि JDAM है, ये करीबन 15 कैरी कर सकता है। वहीं पर जो बड़े मार्क 84 बॉम्ब हैं, जो कि 1000 किलोग्राम के माने जाते हैं, ये एक बार में 24 के राउंड कैरी करने में सक्षम है 888 की कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी इसको सी माइंस ले करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये एक बार में करीबन 12 मार्क 65 नेवल माइंस को ड्रॉप करने में सक्षम है। साथ ही साथ जो छोटे ग्लाइड बॉम्ब्स हैं जैसे कि GBU-39, ये एक बार में 96 से 144 कैरी करने में सक्षम है, जो कि तीनों हार्ड पॉइंट में 888 की कॉन्फ़िगरेशन में लगाए जा सकते हैं और एक में 4 बॉम्ब्स आते हैं, यानी कि टोटल एक हार्ड पॉइंट में 32 बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। बाकी अगर 6 पैक की कॉन्फ़िगरेशन यूज कर ली गई तो यहाँ पर एक हार्ड पॉइंट में 48 बॉम्ब्स आ सकते हैं। तो ये एक बार अगर एक एरिया से फ्लाई कर जाए तो उसे पूरा खत्म कर सकता है। और यहाँ पर अभी तक हम बात खाली इंटरनल वेपन्स पे की कर रहे हैं। एक्सटर्नली भी यहाँ पर 6 हार्ड पॉइंट है जहाँ पर 23,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी किया जा सकता है। तो ये जनरल पर्पस बॉम्ब को तो बड़े नंबर में ड्रॉप कर ही सकता है, साथ ही साथ JDAM जैसे GPS गाइडेड बॉम्ब्स को भी ड्रॉप कर सकता है और AGM-154 जैसी जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन को भी फायर करने में सक्षम है। बाकी इसे एंटीशिप रोल के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये AGM-158 लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को भी फायर कर सकता है। तो इसकी हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज और एक्सेप्शनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी इसे काफी डेंजरस बॉम्बर बनाती है। अफगानिस्तान वॉर में इस बॉम्बर को एक्सटेंसिवली यूज किया गया था और इसकी परफॉर्मेंस को भी लॉट किया गया था। तो ये चीज हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस टाइप के किसी भी बॉम्बर को यूज नहीं किया जाता है। तो इन बॉम्बर के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करना हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये चीज हम आपको बता दें कि ये बॉम्बर्स जो हैं ये फिलहाल के लिए डिप्लॉयड है एंडरसन एयरफोर्स बेस पर, जो कि गुआम में पड़ता है, जो कि चाइना के काफी ज्यादा क्लोज है। तो ये एयरफोर्स बेस US पैसिफिक एयर कमांड के अंतर्गत आता है, जिसके कमांडर जनरल केनेथ एस वर्शबैक हैं, जो फिलहाल के लिए इस एक्सरसाइज के दौरान इंडिया विजिट कर रहे हैं और इनके द्वारा Su-30 MKI में एक ट्रेनिंग मिशन परफॉर्म किया गया है। तो ये एक्सरसाइज चाइना को दिमाग में रखते हुए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और चाइना के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर भी हो सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।